नमस्कार साथियों, मैं कल्पना स्वागत करती हूँ आप सभी का नेरी स्टडी में। आप सभी अपना रिवीजन करते रहिए। एनटीपीसी का एग्ज़ाम जिस तरीके से आ रहा है, तो मेरा बस यही कहना है कि स्टार्टिंग में एग्ज़ाम तो बहुत ही सरल आ रहा है। लोग 98 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, लेकिन आगे आप ये मत सोच के रखिएगा कि सरल ही आएगा। आगे प्रश्न कठिन आएंगे, तो आप सरल सरल थोड़ा कम पढ़िए और थोड़ा टफ भी पढ़ लीजिए। और इतिहास के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे और बहुत सरल पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप एनटीपीसी का पेपर देने जा रहे हैं, तो आप कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि वंश के संस्थापक कौन है, इस तरीके के टॉपिक्स आप ज़रूर पढ़ करके जाइए। ये बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं कि कौन सा मंदिर कहाँ स्थित है। इस तरीके के टॉपिक्स आप पढ़ेंगे तो वो पेपर में आपसे पूछे जाएंगे और वो आपके लिए बहुत ही नंबर गेनिंग हो जाएगा और आपके लिए अच्छा सिद्ध होगा। तो ये सारे टॉपिक्स आप रिवीजन कर सकते हैं। मेरी स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। बने रहिए मेरे साथ। और आज का जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि जब हम दिल्ली सल्तनत को पूरा कर लेंगे, उसके बाद हम दिल्ली सल्तनत की जो भी व्यवस्थाएं रही हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत से संबंधित कुछ व्यवस्थाएं, क्योंकि एक इतनी बड़ी सल्तनत जिसमें कई सारे वंश हुए जिन्होंने अपने तरह से शासन किया, कई प्रकार की व्यवस्थाएं प्रारंभ की, उन सभी के बारे में हम एक दृष्टि में जानेंगे, ताकि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो हम वहाँ पर हार कर ना आएँ, हम उसको हल कर करके आएँ। क्योंकि हमने इतिहास को बहुत ही विस्तार पूर्वक पढ़ा है, इसीलिए हमें इन क्वेश्चंस का उत्तर आना ही चाहिए। तो दिल्ली सल्तनत की व्यवस्थाओं के बारे में हम पढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के बारे में मैंने आपको बताया कि कौन कौन से वंश थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। प्रारंभिक वंश गुलाम वंश से प्रारंभ होकर के अंतिम वंश लोदी वंश तक दिल्ली सल्तनत का शासनकाल चलता रहा। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लामिक सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का भी बड़ी संख्या में आगमन हुआ। कि क्या हुआ कि पहले देखिए, इस्लाम धर्म का जब भारत में प्रवेश हुआ तो उनकी एक अलग संस्कृति थी, अलग धर्म था। तो उस प्रकार से उनकी व्यवस्था अलग थी, उनके कार्य करने का ढंग भी अलग था। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि जो उनका सैन्य संगठन था, आप देखेंगे किस प्रकार से उन्होंने नई नई पद्धतियों का प्रयोग किया। युद्ध पद्धति में भी कई अन्य प्रकार की पद्धतियों का प्रयोग किया गया, क्योंकि इस्लामिक जो धर्म था, इस्लामिक जो संस्कृति थी, वो भारतीय संस्कृति से थोड़ी भिन्न थी। क्योंकि हम अभी भी हिंदूवादी लोग थे, हिंदुत्व में जी रहे थे, और जब एक इस्लामिक प्रवृत्ति के लोग भारत में आए तो उनके कार्य करने का तरीका थोड़ा सा अलग था। इस्लाम व्यवस्था भारतीय व्यवस्था से पूर्णतः अलग थी, जो कि आप सभी को पता है कि भारतीय व्यवस्था, उनके कार्य करने का, राजाओं के कार्य करने का ढंग और शब्दों का भी आप देखिए कि जब प्रशासन में जो शब्द वहां पर जो प्रयोग किए गए, किसी भी पद से संबंधित जो शब्द प्रयोग किए गए, वो बिल्कुल ही अलग थे। तो वही हमें देखने को मिलता है। हम देखेंगे प्रशासनिक व्यवस्था, न्याय एवं दंड व्यवस्था कैसी थी इनकी, सैन्य संगठन कैसा था, इसके साथ साथ राजस्व व्यवस्था कैसी थी, कौन कौन सी नई राजस्व व्यवस्थाएं, जैसे कर कैसे थे, किस प्रकार के कर दिल्ली सल्तनत में प्रसिद्ध थे, या कौन सा कर किस शासक के द्वारा लगाया गया, ये सारे के सारे तथ्य। इसके साथ साथ सांस्कृतिक व धार्मिक प्रवृत्तियां कि किस प्रकार की संस्कृति थी, धर्म कैसा था, या कौन कौन सी स्थापत्य कला का प्रयोग किया गया। इसके साथ साथ आर्थिक व्यवस्था देखनी है, कौन से सिक्के चले थे, ये भी बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ व्यापार एवं उद्योग भी हमें देखना है कि किन किन चीज़ों का आयात होता था या कौन सी चीज़ों का निर्यात किया जाता था, बाजार व्यवस्था कैसी थी, वो सारा का सारा हम दिल्ली सल्तनत का इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। मैं आपको आज ही बता देना चाहती हूँ, ये टॉपिक छोटा नहीं है, थोड़ा विस्तृत टॉपिक है। तो लगभग इस पर 3 वीडियोस आएंगे और ये आज इसका पार्ट 1 है। तो आप सभी आराम से बैठकर ध्यानपूर्वक पढ़िए और वीडियो के नोट्स तो ज़रूर बनाइए। स्टार्ट करते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। क्यों सबसे पहले प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ रहे हैं? क्योंकि किसी राजा का सबसे बड़ा काम होता है अपने शासन को चला पाना। कौन कौन से पद होंगे, कौन राजा होगा, कौन उसके बाद वजीर बनेगा या प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये सारे तथ्य ये एक सुल्तान डिस्कस करता था। तो उनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। प्रशासनिक व्यवस्था आज की हम देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है। और प्रशासनिक व्यवस्था जो टॉपिक है थोड़ा सा बड़ा है और समझने योग्य टॉपिक है, तो मैंने आज सिर्फ इसी को ऐड किया है, कल थोड़े ज़्यादा टॉपिक होंगे।
सबसे पहले देखते हैं सर्वोच्च प्रधान कौन होता था। तो अगर देखा जाए, खलीफा नामक एक पद आपने देखा होगा। खलीफा जो होता था वो सर्वोच्च प्रधान माना जाता था, उसकी सत्ता सर्वोपरि मानी जाती थी। लेकिन शब्द जहां लग जाए आप समझ जाइए वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अब लेकिन यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि सुल्तान जो था वो खलीफा से पद का पत्र लेता था, पद का पत्र तो प्राप्त करता था और पद धारण करता था, परंतु वो खलीफा को उस लेवल का नहीं समझता था। उसे लगता था ठीक है, ले लिया पद, इनसे पत्र ले लिया, बाद में अब सुल्तान तो हम ही हैं। कुछ सुल्तानों ने स्वयं को ही खलीफा माना, कुछ सुल्तानों का ऐसा मानना था कि मैं ही खलीफा हूँ। कुछ ने तो चलो ठीक है सोचा कि हाँ ये खलीफा है, मैं इनका दायां हाथ हूँ, परंतु कुछ सुल्तानों ने स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, खिलजी वंश का शासक, इसने यामीन उल खिलाफत शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ होता है खलीफा का दायां हाथ। तो इसने खलीफा से पत्र, तो कह सकते हैं इसने पत्र नहीं प्राप्त किया था, ये स्वयं बन गया था सुल्तान, परंतु फिर भी इसने स्वयं को खलीफा का दायां हाथ कहा। मतलब देख सकते हैं कि इतना विरोध नहीं किया। लेकिन इसके बाद मुबारक खिलजी आए, इन्होंने तो अपने पूर्वजों को पीछे छोड़ दिया। इन्होंने खलीफातुल्लाह, स्वयं को खलीफातुल्लाह कहा, जिसका अर्थ होता है अल्लाह का प्रतिनिधि। स्वयं को अल्लाह का प्रतिनिधि बताया इस मुबारक खिलजी ने। आगे हमें देखने को मिलता है कि खलीफा का पद जो था वो केवल नाम मात्र का रह गया था। सुल्तानों ने उसकी सत्ता को नहीं स्वीकारा, वो पद केवल नाम मात्र का था कि हाँ तुम खलीफा हो। बाकी सुल्तानों को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अगर वो कुछ गलत कर रहे होते थे तो उन्हें इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं था कि खलीफा उन्हें उनके पद से हटा सकता है। महमूद गजनवी की अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला तुर्की शासक कौन था? महमूद गजनवी था। और तुर्की की ये जो सुल्तान की उपाधि थी ये इसने किससे प्राप्त की थी? तो बगदाद के खलीफा से इसने सुल्तान की उपाधि प्राप्त की थी। दिल्ली सल्तनत में कुछ शासक हमें ऐसे भी देखने को मिले जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। अब आपको सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक का ही नाम सामने आता है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। इसके बाद हमें देखने को मिलता है खिज्र खां नामक सैयद वंश का जो संस्थापक हुआ, उसने भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। इसके पीछे उनके अपने पर्सनल रीजंस थे, वो शायद नहीं धारण करना चाहते होंगे, इसीलिए उन्होंने स्वयं को सुल्तान की उपाधि नहीं दी। आगे हमें पता चलता है कि इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम वंशानुगत शासन व्यवस्था प्रारंभ करी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ये होता है ना कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, यही तो होता है वंशानुगत। पर ये शुरू भी किसने किया? इल्तुतमिश ने शुरू किया। क्योंकि अगर आप देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में या उससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर यदि ऐसा कुछ होता तो कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा राजा बनता, परंतु नहीं, ऐसा हुआ था लेकिन ऐसा फिर आगे चल नहीं पाया। कई जगह पर देखा उन्होंने अपने गुलामों को शासक बना दिया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इल्तुतमिश के बाद से ये व्यवस्था ऐसे ही चलती रही कि राजा का बेटा राजा बनेगा। वंशानुगत शासन व्यवस्था इल्तुतमिश ने लाई। दिल्ली सल्तनत की मिश्रित शासन व्यवस्था थी कि हर प्रकार की संस्कृति को मिलाकर ये चल रहे थे, क्योंकि यदि भारत में शासन करना था तो उन्हें भारतीय संस्कृति को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा, वरना जो जनता, जहाँ की जनता हिंदूवादी है, जहाँ की जनता हिंदू धर्म में विश्वास करती है, तो वहाँ की जनता इस्लाम धर्म के कायदे और कानून को कैसे स्वीकार करेगी, वहाँ के धर्म को, वहाँ की संस्कृति को कैसे अपना पाएगी। तो मिश्रित शासन व्यवस्था थी, दोनों को साथ लेकर चलना, कि उसमें हिंदू, कुछ ऐसे पद होते थे जिन पे हिंदुओं को भी पद पर बैठाया जाता था, उन्हें भी उच्च पद दिए जाते थे। तो दिल्ली सल्तनत में हमें ये भी देखने को मिलता है। बलबन ने राजा को सर्वोपरि माना था। बलबन का तो दैवीय उत्पत्ति वाला सिद्धांत था। इन्होंने दैवीय मतलब इन्होंने बताया कि देवता से तुलना कर दी, सीधे भगवान से तुलना कर दी और बताया कि राजा भगवान होता है। इन्होंने बताया कि राजा ही सर्वोपरि होता है, वही देवता होता है, उसको देवता की तरह माना। बलबन ने ऐसा बताया था। अब हम इसके बाद बात करेंगे कौन कौन से पद हुए जो दिल्ली सल्तनत में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे। अब मैं आपको यहाँ एक चीज़ और बहुत क्लियर करना चाहती हूँ कि जब भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो इस पार्ट से ज़रूर बनते हैं कि कौन सा पद कौन सा था, इस पद को क्या कहा जाता था, या इस पद का अर्थ क्या था। तो आप अभी से इन चीज़ों को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए।
सबसे पहले बात करते हैं अमीर की। अमीर क्या होते थे? अमीर की सबसे पहले बात करते हैं अमीर की। तो लोदी वंश में सर्वोच्च सत्ताधारी जो होता था वो कौन कहलाता था? अमीर कहलाता था। लोदी वंश में इनकी सत्ता थोड़ी ज़्यादा हमें देखने को मिली कि आप देखेंगे तुगलक वंश का समय एक ऐसा था कि अमीरों को थोड़ा सा दबाया गया। उससे पहले हमने देखा अलाउद्दीन खिलजी के समय में उसने तो अमीरों और मालिकों के मिलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था कि वो आपस में मिल नहीं सकते, क्योंकि वो आपस में मिलते थे उसके बाद वो षड्यंत्र करते थे और राजा को उसके पद से हटा देते थे। तो ये जो अमीर हुआ करते थे ये बहुत ही ताकतवर व्यक्ति थे, लेकिन इनकी सत्ता को दबाया गया और लोदी वंश में ये सर्वोच्च सत्ताधारी बन गए थे। अलाउद्दीन खिलजी के काल में अमीरों का अस्तित्व निम्न था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे ज़्यादा अमीरों को कह सकते हैं कि उन पर बहुत सारे बैन्स लगा रखे थे। वो ज़मीन नहीं खरीद सकते थे और उनको मालिकों से मिलने का भी अधिकार नहीं था। तो इस तरीके के हमें जो देखने को मिलती है कि अमीरों पर प्रतिबंध लगाया गया अलाउद्दीन खिलजी के काल में, और लोदियों के काल में वो सर्वोच्च सत्ताधारी बन गए थे। इसके बाद वजीर की बात करते हैं। वजीर का स्वर्णकाल तुगलक वंश को कहा जाता है। तुगलक वंश में वजीर का जो एक पद था वो बहुत ही उच्च माना जाता था, लेकिन निम्न था बलबन के समय में। बलबन के समय में वजीर की कह सकते हैं कि कोई भी उसको अच्छा पद नहीं मानता था, या उसकी एक शब्द कह सकते हैं कि उसकी कोई भी औकात नहीं थी उस टाइम पे। तो वजीर को एकदम निम्न श्रेणी का माना जाता था। आगे हम बात करते हैं मजलिसे खलवत। अब ये शब्द हो सकता है आपके लिए नए हों, आपने पहली बार सुने हों, लेकिन आप घबराइए नहीं, ये सारे के सारे शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मजलिसे खलवत क्या होता था कि प्रशासनिक कार्यों में सहायता हेतु जो मंत्री परिषद होती थी, जैसे आज मोदी जी की मंत्री परिषद है, अब देखते हैं, तो उसी प्रकार से एक राजा की भी मंत्री परिषद होती थी। अब राजा ही थोड़ी ना सारे काम अकेले करेगा, उसके लिए बहुत सारे मंत्री होंगे जो उसकी हेल्प करेंगे सब कार्यों में। तो उसकी मदद के लिए प्रशासनिक कार्यों में जो मंत्री परिषद होती थी उसे कहते थे मजलिसे खलवत। मजलिसे खलवत शब्द याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं मजलिसे खास। अब मजलिसे खास क्या था कि मजलिसे खलवत की बैठक जहां होती थी वो स्थान कहलाता था मजलिसे खास। अब आप इसे जोड़ सकते हैं दीवाने खास से। दीवाने खास का नाम सभी ने सुना होगा। तो दीवाने खास वो स्थान था जहां पर सभा लगती थी, अकबर के समय में जहां पर सभा लगती थी। तो वैसे ही मजलिसे खलवत की सभा जहां पर लगती थी, बैठक जहां पर होती थी, वो स्थान कहलाता था मजलिसे खास। आगे हम बरनी की बात करें तो बरनी ने दिल्ली सल्तनत के बारे में बहुत सा ब्यौरा दिया है। तो इनके अनुसार मंत्री परिषद में 4 प्रमुख मंत्री हुआ करते थे। कौन कौन से थे वो? दीवाने विजारत बोलते थे, दीवाने अर्ज बोलते थे, दीवाने रसालत बोलते थे और दीवाने इंशा। कौन कौन से? दीवाने विजारत, दीवाने अर्ज, दीवाने रसालत और दीवाने इंसा। सारे के सारे शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इनके बारे में देख लेते हैं कि ये पद कौन से थे, कौन से थे ये पद, क्या इन शब्दों का अर्थ है, कौन से ये विभाग थे। तो दीवाने विजारत की सबसे पहले बात करते हैं कि ये दीवाने विजारत क्या था। दीवाने विजारत की अगर हम बात करें तो ये आर्थिक मंत्रालय था, या फिर हम राजस्व विभाग से संबंधित ये मंत्रालय बता सकते हैं कि दीवाने विजारत के तहत जितना भी आर्थिक कार्य होता था, जितनी भी पैसे से संबंधित जो भी नीतियां होती थी वो इसके अंतर्गत रखी जाती थी और देखा जाता था। इसमें कौन कौन से कह सकते हैं कि मंत्री हुआ करते थे। तो इसमें मुशरिफ ए मुबालिक, इसके साथ मुशरिफ मुबालिक होता था महालेखाकार, जो कि सब ब्यौरा लिखता था, जितना भी पैसे का ब्यौरा होता था वो लिखता था। फिर होता था मुस्तौफी मुबालिक। मुस्तौफी मुबालिक होता था महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक जो पद आज भी है, तो महालेखा परीक्षक मुस्तौफी मुबालिक। आप सोचते होंगे ना ये पद लिए कहाँ से गए, तो भाई पुराने ज़माने की जो सल्तनत की व्यवस्थाएं थीं या मुगल कालीन व्यवस्थाएं थीं, वहाँ से ही ये पद निकाले गए और बनाए गए कि एक कृषि विभाग का मंत्री होगा, एक स्वास्थ्य विभाग का मंत्री होगा। तो ये पहले के राजाओं की नीतियाँ थीं जो आज भी आप देख रहे हैं, बस पदों का नाम थोड़ा परिवर्तित कर दिया गया है। आगे हम देखते हैं तो एक होता था खानिज। खानिज क्या होता था? इसे खजांची भी बोलते थे। खजांची भी अगर कभी शब्द आ जाए तो घबराइएगा नहीं, ये कोषाध्यक्ष होता था, जो पैसा पूरा जिसके अंतर्गत रखा जाता था। कोष, कोष का मतलब क्या होता है? धनराशि। जो भी धनराशि जिस व्यक्ति के अंतर्गत रखी जाती थी उसको खानिज बोलते थे या खजांची बोलते थे। फिर आता है मजूमदार।
मजूमदार क्या होता था, जितनी भी राशि बचती थी, शेष राशि का जो रक्षक होता था, जैसे कि जो भी खर्चा हुआ, जो भी कुछ पैसा निकला, कोषाध्यक्ष से पैसा लेके जो भी कुछ खर्च हुआ, उसके बाद जो पैसा बचा वो शेष राशि का संरक्षक मजूमदार कहलाता था। आगे हमें देखने को मिलता है दीवाने अर्ज। अब दीवाने अर्ज क्या था, ये एक सैन्य विभाग था। क्या था, ये एक सैन्य विभाग था। दीवाने अर्ज सेना से संबंधित विभाग था और किसके द्वारा स्थापित, बलबन द्वारा स्थापित। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि स्थापित किसने किया, तो बलबन ने इसकी स्थापना की थी, दीवाने अर्ज की। इसमें एक मंत्री होता था आरिज़े मुमालिक, जो कि रक्षा मंत्री कहलाता। जैसे हम लोग के रक्षा मंत्री इस समय कौन है, तो राजनाथ सिंह जी हम लोगों के रक्षा मंत्री हैं। तो पहले भी एक रक्षा मंत्री होता था जो सब देखता था, सारे कार्य, रक्षा से संबंधित कार्य देखता था कि कहाँ उसे कौन सा कार्य कराना है, कहाँ सेना को मजबूती प्रदान करना है, किस प्रकार से। वो भी भाई देखता था कि बंदूकें ठीक हैं या नहीं, तोपें खराब तो नहीं हो गई, या भालों में नोक है या नहीं। पता चला युद्ध की नौबत आ गई और सारे जितने भी वो औजार हैं, जो भी अस्त्र शस्त्र हैं, वो तो खराब पड़े हैं। तो इसके लिए भी ध्यान रखना पड़ता था, रक्षा मंत्री होता था। तो आरिज़े मुमालिक वो कहलाता था। दीवाने अर्ज में आरिज़े मुमालिक होता था जो कि रक्षा मंत्री कहलाता था। दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग था जिसकी स्थापना बलबन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हम चलते हैं दीवाने ईशा पर। दीवाने ईशा क्या था, अब दीवाने ईशा की बात करें तो ये पत्राचार विभाग था। कौन सा, पत्राचार विभाग। अब मतलब यहाँ पर वही समाचार पत्र टाइप आप समझ सकते हैं। कोई भी ब्यौरा है, कहाँ राजा की कौन से आदेश को जनता तक पहुँचाना है, या जनता के कोई कार्य है उन्हें राजा तक पहुँचाना है, तो ये पत्राचार विभाग कहलाता था। इसमें दबीर ए खास, दबीर ए मुमालिक होता था। अब आप सोच रहे होंगे दबीर का मतलब क्या होता है। दबीर का मतलब होता है लेखक, जो लिखने वाला व्यक्ति होता है, लेखक, उसको दबीर बोलते थे। दबीर ए मुमालिक यहाँ पर होता था। फिरोज शाह तुगलक के समय में इसका स्तर बहुत ही ज़्यादा गिर गया था। अब देखो, प्रेस की स्वतंत्रता वाला शायद आपने हिसाब सुना होगा ना, कि प्रेस को स्वतंत्रता कितनी दी जाती है और किस हद तक दी जाती है। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि फिरोज शाह तुगलक के समय में दीवाने ईशा का जो स्तर था वो बहुत ही ज़्यादा गिर गया था। इसके लिए आप ये भी समझ सकते हैं कि हो सकता है फिरोज शाह तुगलक ने इतना अधिकार ही ना दिया हो पत्राचार विभाग को, इस वजह से उसका स्तर इतना ज़्यादा गिर गया हो। तो आगे हम बात करते हैं दीवाने रसालत की, कि दीवाने रसालत क्या था। ये विदेशी विभाग था, विदेशी विभाग। विदेश से संबंधित जो नीतियां हैं, या किस देश के साथ में हमें व्यापार करना है, किसके साथ में व्यापार नहीं करना है, किस देश के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित करने हैं, ये सारी चीज़ें देखना इस दीवाने रसालत का काम था। विदेशी जो विभाग था इसके अंतर्गत ये सारे काम किए जाते थे। तो ये आज के कोई बने हुए विभाग नहीं है, ये विदेश मंत्री जो बने हुए हैं, या आप देख रहे हैं इतने सारे मंत्री, ये बहुत पहले से मंत्री बने हुए थे। और कह सकते हैं कि आज भी उन्हीं पदों को फिर से एक बार नए ढंग से ला करके हमारे सामने रख दिया गया है। और राजा कौन बना हुआ है तो आप सभी जानते हैं कि कौन शासन कर रहा है। तो विदेशी संबंधों से संबंधित जो विभाग था दीवाने रसालत कहलाता था। इसके बाद कुछ और शब्द हैं, उन्हें भी आप एक बार जरूर देखिए कि दीवाने वजारत क्या था। प्रमुख वजीर या प्रधानमंत्री जो होता था वो दीवाने वजारत कहलाता था। दीवाने इमारत, ये लोक निर्माण विभाग था जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। दीवाने अमीर कोही, अब दीवाने अमीर कोही था, ये कृषि विभाग था। कोही से समझ लीजिए किसी कोह में, मतलब किसी कोष में कुछ संभाल कर रखना। तो दीवाने अमीर कोही कृषि विभाग था। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। दीवाने वक्फ क्या था, दीवाने वक्फ क्या था, वकूफ है। दीवाने वकूफ था व्यय का लेखा जोखा, ऐसा विभाग जहां पर जितना भी जो कुछ राजस्व से धन खर्च हुआ है उसका पूरा ब्यौरा तैयार करके रखा जाता था, पूरा लेखा जोखा। तो आगे हमें देखने को मिलता है कि दीवाने वकूफ एक होता था जो कि था व्यय का लेखा जोखा। व्यय का लेखा जोखा इसके अंतर्गत रखा जाता था। फिर दीवाने मुस्तखराज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये बकाया राशि वसूलने का विभाग था जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित किया गया था। तो
कौन सा विभाग था? दीवाने मुस्तखराज। यहाँ पर जो भी बकाया राशि होती थी, जो भी अधिकारियों की बकाया राशि होती थी, उसको वसूलने का ये विभाग था और अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की थी। नायबे मामलिकात, बहुत इंपॉर्टेंट पद है नायबे मामलिकात, जो कि वजीर से श्रेष्ठ पद माना गया है। हालांकि राजा के तो ये बाद होता था, परंतु वजीर से श्रेष्ठ होता था। आपने देखा होगा दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे शासकों ने बहुत सारे लोगों को नायबे मामलिकात का पद दिया, और उसके बाद जो भी व्यक्ति वो नायबे मामलिकात के पद पर बैठा वो एक दिन शासक बन गया। क्यों? क्योंकि उसके पास इतना ज़्यादा अधिकार होते थे। जैसे ही वो राजा को कमज़ोर देखता था, वो राजा को पद से हटा करके खुद राजा बन जाता था, खुद सुल्तान बन जाता था। तो ये नायबे मामलिकात का पद था, जो कि वजीर से श्रेष्ठ था पर राजा से थोड़ा सा नीचे था, और ये बहराम शाह के द्वारा स्थापित किया गया पद था। बहराम शाह ने ये नायबे मामलिकात पद की स्थापना की थी। आगे हमें देखने को मिलता है सद्र उस सुदूर, ये धार्मिक दान विभाग था, सद्र उस सुदूर। इसके बाद काजी उल कज़ात, ये न्याय विभाग था, काजी उल कज़ात। ये अभी अच्छे से एक्सप्लेन होगा जब हम न्यायिक व्यवस्था पढ़ेंगे, तो इन पदों का पूरा अच्छे से वर्णन करूंगी, ठीक है। इसके बाद है वरीद ए मुमालिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वरीद ए मुमालिक क्या था? ये गुप्तचर विभाग था। कैसा विभाग था? तो वरीद ए मुमालिक एक गुप्तचर विभाग था। इसके बाद दीवाने इश्तिहाक, अब देखिए दीवाने इश्तिहाक क्या था? दीवाने इश्तिहाक था पेंशन विभाग, जो कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। शॉर्ट फॉर्म में एफएसटी लिखा हुआ है, क्योंकि आप सभी जानते हो मोहम्मद बिन तुगलक को हम क्या बोलते हैं? एमबीटी। मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी, और एफएसटी मतलब फिरोज शाह तुगलक। अब इतना लंबा नाम रखेंगे, कहाँ तक कोई कॉपी में बार बार फिरोज शाह तुगलक लिखेगा, मोहम्मद बिन तुगलक लिखेगा? तो आप मेरे नोट्स, अगर मैं अपने नोट्स दिखाऊं तो मेरे नोट्स तो इतने शॉर्ट में लिखे होते हैं कि वो मेरे अलावा कोई दूसरा समझ नहीं सकता, वो सिर्फ मैं समझ सकती हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख के छोड़ देती हूँ। तो दीवाने इश्तिहाक क्या होता था? पेंशन विभाग होता था, जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। दीवाने खैरात क्या होता था? ये दान विभाग होता था, और ये भी किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था दीवाने खैरात, कि वहाँ दान दिया जाता था। इसके अलावा अमीर आखूर, बहुत इंपॉर्टेंट पद है, बहुत सारे लोगों को आपने इस पद पर देखा होगा, अमीर आखूर के पद पर। तो ये अश्वशाला का जो प्रधान होता था, अश्वशाला जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता था, उनकी देखभाल की जाती थी, तो उसका भी एक प्रधान व्यक्ति होता था, तो वो कहलाता था अमीर आखूर। अमीर आखूर का पद दिया जाता था। तो अपने आप को बहुत काबिल समझता होगा कि अरे मेरे पास तो भाई घोड़ों को संभालने के लिए अश्वशाला का प्रधान, मतलब देखिए किस तरीके के पद बनाएंगे। अश्वशाला का प्रधान, अमीर आखूर, शब्द देखिए कहाँ से आए हैं। फिर आता है प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन में अगर हम देखें कि प्रांतों को किस हिसाब से बांटा गया था, जैसे आज आप देखते हैं कि आज क्या होता है, इस एक देश है, देश के अंदर राज्य है, राज्य को राज्य को जिलों में बांटा गया है, और जिलों को भी फिर और छोटे भागों में तहसील बनाई गई, फिर तहसील में गांव आते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे आप देखेंगे ब्लॉक होता है। तो ऐसे ही पहले भी था, पहले भी यही व्यवस्थाएं थी। तो आप जो पद मैंने बोला ना, जो व्यवस्थाएं आज आप देखते हैं वो व्यवस्थाएं बहुत वर्षों से चली आ रही हैं, कि राजा महाराजा के समय से ये ब्लॉक प्रांत, पर इनके नाम अलग थे। तो जब नाम अलग थे तो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो क्या होता है, प्रांतीय प्रशासन की अगर हम बात करें तो प्रांत, जिसको इक्ता भी बोला जाता था, प्रांत होते थे जिन्हें इक्ता भी बोला जाता था। इसके बाद क्या होता था? शिक होता था, शिक जिसे जिला बोला जाता था, जो वर्तमान में आज जिला हम जानते हैं। इसके बाद परगना होता था, जो कि तहसील कहलाता था, और ग्राम होते थे, जो कि गाँव होते थे। तो प्रांत की अगर हम बात करें, यहाँ पर इक्ता और इक्ता प्रथा की अगर आप बात करें तो ये शुरू की थी इल्तुतमिश ने। मैंने आपको पढ़ाया था कि इक्ता प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की गई थी। जब दिल्ली सल्तनत का ये शासक बना था, तो ये बदायूं का इक्तेदार था। कहाँ का? बदायूं का इक्तेदार था। तो इक्ता व्यवस्था शुरू की गई थी इल्तुतमिश के द्वारा, और यहाँ जो प्रांत का शासन करता होता था वो इक्तेदार कहलाता था, इक्तेदार कहलाता था। इसके बाद आता है शिक। शिक मतलब जिला से संबंध है यहाँ पर। तो यहाँ ये बलबन ने विभाजन शुरू किया था, कि जो जिला का ये जो कह सकते हैं एक कॉन्सेप्ट, कि ये शिक का जो कॉन्सेप्ट था कि प्रांतों के बाद इन्हें जिलों में बांटा जाएगा, ये विभाजन का काम बलबन के द्वारा किया गया था, और यहाँ का प्रशासक शिकदार कहलाता था। क्या? शिकदार कहलाता था।
इसके बाद हम परगना देखते हैं। परगना तहसील को कहते हैं। इसका प्रशासक आमिल या नजीम कहलाता था। आमिल या नजीम कहलाता था। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है, इसके बाद हमें देखने को क्या मिलता है, ग्राम मतलब गांव होते थे। तहसील को बांटा गया था गांव में। परगना गांव में बटा हुआ था, जिसका जो प्रशासक था मुकद्दम कहलाता था। मुकद्दम। और यहाँ पर जमींदारों को खूत कहा जाता था। जमींदारों के लिए खूत शब्द का प्रयोग किया गया है। और साधारण जो किसान होते थे, जो साधारण छोटे छोटे किसान होते थे, उनके लिए कौन से शब्द का, बलाहार शब्द का प्रयोग किया गया है। बलाहार शब्द का प्रयोग छोटे किसानों के लिए, जो साधारण से किसान होते थे, जिनके पास थोड़ी भूमि होती थी, उनके लिए बलाहार शब्द का प्रयोग किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे इतना ही पढ़ के हम मेरे लिए बहुत हो गया, तो इसीलिए मैंने सिर्फ इतना ही रखा है। इससे ज़्यादा अगर मैं एक दिन में आपको बताने बैठी तो आप लोग फिर समझ नहीं पाएंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इन चीज़ों को रिवाइज़ करिए। ये जितने भी शब्द मैंने डाले हैं इस वीडियो में, बहुत ही ढूंढ कर और बहुत ही चुनिंदा शब्दों को डाला है। बहुत ज़्यादा चीज़ें अगर आप पढ़ेंगे तो आप भूल जाएंगे। फिर दिल्ली सल्तनत सब एक में मिल जाएगी। दिल्ली सल्तनत, अभी मुग़ल व्यवस्था जब पढ़ेंगे तो वो सब आपस में मिल जाएगा। तो इसीलिए इसको थोड़ा अलग रखते हुए आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और नोट्स बना लीजिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।